नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा पे। आज हम इस सेशन में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जहां से अगर बात करें एग्ज़ाम की तो यूपीएससी हो, बीपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस या कोई अन्य एग्ज़ाम लाइक एसएससी और रेलवे, इस टॉपिक से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे 1757 से 1947 तक भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन रहे और उनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्ट्स, रिफॉर्म और इम्पोर्टेंट वार जो उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में लड़ा गया, पॉलिसी उनके द्वारा क्या क्या लाया गया, इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को हम इस सेशन में कवर करेंगे। इस क्लास में हम न केवल डेट्स याद करेंगे बल्कि गवर्नर जनरल और वायसराय द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य और घटनाओं जो किया गया उनको जोड़कर हम समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि किसके समय में कौन सा एक्ट आया, किस गवर्नर जनरल में कौन सा रिफॉर्म किया गया, किस वायसराय की अगर बात करें कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई समय में, तो आप बिना कन्फ्यूजन उसका सही आंसर दे सके, ऐसा इस क्लास का हम एक विज़न रखे हैं कि इस क्लास के तहत आपको कोई कन्फ्यूजन अगर गवर्नर जनरल या वायसराय से रिलेटेड अगर आए तो इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की पूरी टाइमलाइन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कंसेप्ट को काफ़ी मजबूत करने वाली है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगी कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज और कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो प्रिपरेशन है वो हम प्रोवाइड इस चैनल के थ्रू कराएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। सबसे पहले हम जितने भी टेन्योर है, चाहे जितने भी गवर्नर का टेन्योर रहा है, इन सारे 1757 से बात करें 1947 ईस्वी तक, तो हम इनको फेज वाइज में हम इसको बांटे हैं। फेज इन द सेंस कि एक पहला फेज जो है गवर्नर ऑफ बंगाल का फेज हम लिए हैं, दूसरा फेज है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, तीसरा फेज है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, चौथा फेज है आपका वायसराय का। तो हम फेज वाइज में हर चीज़ को बाइफर्केट किए हैं, ताकि आपको आसानी से फेज वाइज वे में चीज़ें आसानी से समझ में आए और आप उसको अपने जो भी एग्ज़ाम, आगामी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल करे। तो शुरू करते हैं गवर्नर्स ऑफ बंगाल के बारे में। यह पहला फेज 1757 से हम 1773 का पीरियड को इसमें ले रहे हैं, जहाँ पे हम गवर्नर ऑफ बंगाल उस समय थे, तो हम केवल गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करेंगे, कौन कौन से क्रोनोलॉजी बेस पे और उनके टेन्योर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, कौन कौन से वार हुए, युद्ध हुए, किस युद्ध जो कौन से युद्ध जो है किस संधि के तहत ख़त्म हुए, इन सारे बातों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फेज 1 1757 से 1773। पहला जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अगर रॉबर्ट क्लाइव के टेन्योर की बात करें तो ये 2 बार गवर्नर ऑफ बंगाल बने। पहली बार जब 1757 में इनके नेतृत्व में जब प्लासी की युद्ध जब इन्होंने जीता तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल नियुक्त किए गए और इनका टेन्योर रहा 1757 से 1760। दूसरी बार ये इनका टेन्योर रहा था 1765 से 1767। वो हम आगे जब क्रोनोलॉजी में आगे हम टाइमलाइन में देखेंगे तो दूसरे पीरियड का भी हम बात करेंगे। तो पहले पीरियड की बात करें जब ये 1757 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर रहे, उनके उस टेन्योर के दौरान कौन कौन से कार्य और इवेंट्स हुए उसको देखेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, डेट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट, 23 जून 1757। 23 जून 1757 जो है वो आपका डेट है जिस दिन बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने किनको हराया था? तो सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब थे, इनको हराया था। इनको एक धोखे से हराया गया क्योंकि इन्हीं के साइड के कुछ लोग जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट किए थे, रॉबर्ट क्लाइव के साथ दिए थे। उनका नाम है मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुर्लभ। इस घटना के बाद इनके दौरान जो और भी कार्य हुए, जैसे कि इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया, उसके बाद जो है ब्रिटिश का
एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश हो गया बंगाल में। नवाब ऑफ बंगाल जो है उस दौरान फिर मीर जाफ़र को चुना गया। इनके दौरान ही इन्होंने चंद्रनगौर एक जगह है जहाँ पे इन्होंने फ्रेंच को भी हराया था। अब इनके द्वारा जो है अगर हम बात करें कि ट्रीटी भी साइन की गई थी, जब इलाहाबाद की ट्रीटी जो कि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, जो 1764 में हुई थी, तो इलाहाबाद ट्रीटी जो है आपका, अगर याद रखिएगा डेट, तो ये 1765 में हुआ था और यह रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ही साइन किया गया था। और इस इलाहाबाद ट्रीटी के तहत इनको जो है दीवानी राइट्स इनको मिला। दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। इन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया 1765 में, जब ये दूसरी बार गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे। डुअल गवर्नमेंट मतलब दोहरी शासन, मतलब दीवानी राइट्स, और उसके बाद जो है एक निजामत फंक्शन हुआ जिसमें दीवानी राइट जो है कंपनी के पास था और निजामत फंक्शन जो है वो नवाब द्वारा डील किया जाता था। अगर हम बात करें कि दीवानी राइट्स क्या क्या थे जो कंपनी डील करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन हो गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, ये सब कंपनी अपने एंड से डील करती थी। जबकि निजामत फंक्शन में आपका पुलिस हो गया या लॉ एंड ऑर्डर हो गए। इनको ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश पावर का फादर कहा जाता है। यहाँ से जो है इंडिया में ब्रिटिश पावर इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। जब प्लासी के युद्ध जब पे विजय हुई थी ब्रिटिश की, तो उसके बाद जो है ब्रिटिश का एक इन्फ्लुएंस जो है वो स्थापित हो गया था, इसलिए इनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब हम दूसरे बात करते हैं दूसरे गवर्नर की बंगाल के, जो इनके बाद नियुक्त किए गए। उनका नाम था हेनरी बंसी टाट। इनका पीरियड टाइमलाइन की बात करें 1760 से 1767 ईस्वी तक यह बंगाल के गवर्नर रहे। अब इनके टेन्योर में क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स हुए, क्या क्या घटनाएं हुए, उसको हम समझेंगे। इन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को रिप्लेस कर दिया, किससे, मीर कासिम से। मीर नवाब के बंगाल के तौर पे जो मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने साथ दिया था सिराजुद्दौला को हराने में, तो बंसी टाट ने क्या किया, मीर कासिम से मीर जाफ़र को रिप्लेस कर दिया, बंगाल के नवाब मीर कासिम को बना दिया। और इन्होंने अपना कैपिटल जो है क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। किसके द्वारा, इन्हीं के टेन्योर के दौरान कासिम मोहम्मद जो मीर कासिम जो थे, जिनको बंगाल का नवाब चुना गया था, उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब इसके पीछे क्या कारण थे, देखिए कुछ ऐसे चीज़ें आपको लगे कि इसमें और भी डिटेल होंगी, तो उन सारे चीज़ों को हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो जब 1757 का पीरियड जब हम स्टार्ट करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ से हम और भी डिटेल में कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों हुआ था, क्यों यह ब्रिटिश से दूर इन्होंने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल, ये सब जो है आपका पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। इस सेशन का मेन है कि गवर्नर जनरल के जो क्रोनोलॉजी है, टाइमलाइन है, उनको पढ़ना और उनके दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से कार्य, कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए उनके द्वारा, इन सारी बातों को इस सेशन में हमने सेलेक्ट किया है ताकि केवल गवर्नर जनरल से रिलेटेड चीज़ें इसमें कवर हो। अब है कि इसके बाद क्या हुआ ना, जब उसका जो मुंगेर में शिफ्ट किया गया कैपिटल, उसके बाद इनका जो है ना मीर कासिम ने अवध के नवाब जो है और दिल्ली के जो आपका सुल्तान थे, उनका नाम शाह आलम II था, मुग़ल सुल्तान, इनके साथ मिलके इन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ हो गए और अंग्रेज़ के साथ इनका युद्ध हुआ, जो कि काफ़ी फेमस युद्ध था, बैटल ऑफ बक्सर, जो हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। तो इन्होंने क्या किया, मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में अनबन होने लगी, दोनों में म्यूचुअल चीज़ें नहीं रह गई, तो इसलिए दोबारा फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और उसके बाद जब यह मीर कासिम ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, तो यह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब जो है शुजा-उद-दौला के साथ मिलके इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर किया, जिनका डेट याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में ब्रिटिश की जो मिलिट्री आर्मी थी उसको हेड कर रहे थे, उनका नाम है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है वो लड़ रहे थे ब्रिटिश की तरफ से, और इधर जो है कंबाइंड फोर्स थी आपका मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम II के बीच। जब युद्ध हुआ तो इसमें जो है ब्रिटिश विजयी रहे
और इसी युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, जो रॉबर्ट क्लाइव के टेन्योर में हुई थी। इसके बाद जॉन स्पेंसर एक एक्टिंग गवर्नर के तौर पे इनको नियुक्त किया गया था कुछ टाइम के लिए। फिर आया दोबारा रॉबर्ट क्लाइव। जब ये दूसरी बार आए थे तो इन्होंने डुअल गवर्नमेंट बंगाल में इस्टेब्लिश किया। इलाहाबाद की ट्रीटी हुई 1765 में, जहाँ पे इनको जिनके तहत दीवानी राइट्स मिले बिहार, बंगाल और उड़ीसा से। फिर हम बात करते हैं अगले गवर्नर की, तो हैरी बेरलेस्ट। हैरी बेरलेस्ट जो है वो अगले गवर्नर बनते हैं। 1767 से 1769 तक इनका टेन्योर रहता है। और जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज चलते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ मेजर इवेंट नहीं हुए थे इनके टेन्योर में, तो इनमें कुछ उस तरह का कोई भी घटना नहीं था। उसके बाद आता है जॉन कार्टियर, 1769 से 1772 के बीच में। इनके दौरान जो है ग्रेट बंगाल फमाइन हुआ था 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में ग्रेट बंगाल फमाइन मतलब बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल आ गया था 1770 ईस्वी में। उसके बाद है कि लास्ट गवर्नर जो बंगाल के नियुक्त किए गए थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, 1772 से 1773। इसके बाद जब कंपनी जो है एक तरह से घाटे में चलने लगी थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार कंपनी पर रेगुलेट करने के लिए अपने पार्लियामेंट से उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था 1773 में। हम ऑलरेडी जितने भी एक्ट है उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो जो भी एक्ट है अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, आपको वो वीडियो मिलेगा जहाँ पे हम जितने भी एक्ट हैं 1773 से 1939 के बीच में और उसके जो इम्पोर्टेंट मेन फीचर हैं उन सारे को हमने कवर किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये दोनों वीडियो जो होगा, जो आपका गवर्नर जनरल का होगा और आपका जो इम्पोर्टेंट एक्ट पास किए गए थे, चार्टर एक्ट हो गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गए, काउंसिल एक्ट हो गए, उन दोनों का आपको एक बैलेंस्ड वे में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। अब बात करते जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो नाम है वो बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्यों किया गया, इसके लिए आपको एक्ट जाके पढ़ना पड़ेगा, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं फेज़ 2, जहाँ पे हम बात करेंगे 1773 से लेके 1833 ईस्वी तक, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टाइटल जो है डिजिग्नेशन रखा गया था। ठीक है, तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किए गए थे उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, 1773 से 1785 ईस्वी। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये हुए थे। इनको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा जो मेजर रिफॉर्म्स लाए गए थे, जैसे कि उसमें बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट थी उनको इन्होंने एबॉलिश कर दिया 1772 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्ट कंपनी के कंट्रोल में आ गया। फिर है क्विनक्वेनियल सेटलमेंट, मतलब कि रेवेन्यू सेटलमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किया और जो कि हर 5 साल के लिए था। मतलब जो रेवेन्यू का सेटलमेंट था वो 5 साल के लिए बनाए गए थे, जो फेल हो गए। फिर उनके बाद जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एनुअल सेटलमेंट, मतलब कि आपको रेवेन्यू जो सेटलमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन की बात है वो हर 5 साल के लिए सेटल किया जाता था। पर इसके फेलियर होने के वजह से इन्होंने क्या किया, एनुअल सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। ट्रेजरी जो है इन्होंने शिफ्ट किया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता इन्होंने शिफ्ट किया। इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी एस्टेब्लिश किया कलकत्ता में। जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया। दीवानी अदालत जो है सिविल केसेस को डील करेगी और फौजदारी अदालत जो है आपका क्रिमिनल केसेस को डील करेगी। मतलब उस समय ऐसा इन्होंने एस्टेब्लिश किया कि दीवानी अदालत सिविल केसेस को डील करती थी और फौजदारी अदालत जो है क्रिमिनल केसेस को डील करती थी। इन्होंने हिंदू लॉ बनाया हिंदूज़ के लिए, मुस्लिम लॉ बनाया मुस्लिम्स के लिए। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इम्पोर्टेंट वार जो है, युद्ध जो इनके टेन्योर में लड़ा गया, उसमें पहला
एंग्लो मराठा वार, पहला एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 ईस्वी तक चला, और यह जब इंड हुआ तो उस समय जो ट्रीटी साइन हुआ उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ साल्वाई, 1782 ईस्वी में साइन हुआ। इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, हम उस मॉडर्न हिस्ट्री वाले चैप्टर में इसको कवर करेंगे। दूसरा जो है युद्ध हुआ था वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784 ईस्वी में। इस दौरान जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, फिर टीपू सुल्तान जो है वो युद्ध को जारी रखते हैं। बाद में यह युद्ध जो है ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ मंगलोर के साथ। ट्रीटी ऑफ मंगलोर साइन होती है 1784 में, फिर यह द्वितीय एंग्लो मैसूर वार ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इस्टेब्लिश किया गया था इनके टेन्योर में, और किनके द्वारा किया गया था तो विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, टेन्योर था बेरन हेस्टिंग्स का। इंपॉर्टेंट केसेस जो है हम बात करते हैं इनसे, तो इनके दौरान में ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ महाराजा नंद कुमार, इनके टेन्योर में ही ये केसेस स्टार्ट हुआ था। ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ महाराजा नंद कुमार 1775 में। राजा चैत सिंह का केस था। उसके बाद अवध के जो बेगम है उनका केस जो है बेरन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही मतलब कि केसेस हुए थे। उसके बाद दूसरे हैं सर जॉन मैकफरसन 1785 से 1786 तक, यह एज ए एक्टिंग गवर्नर जनरल के तौर पे नियुक्त किए गए थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक के रहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी कहा जाता है। अब हम इनके टेन्योर में जो जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स किए गए और इवेंट्स हुए अब उनको देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है इन्होंने कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया। इन्होंने करप्शन को कम करने के लिए सैलरी बढ़ाया। ऑफिशियल को इन्होंने प्रोहिबिट किया, मना ही किया कि वो किसी भी तरह का जो है गिफ्ट, ब्राइब या कमर्शियल बेनिफिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 में, जहाँ पे सेटलमेंट जो है वो ज़मींदार द्वारा मतलब सेटलमेंट जो है वो ज़मींदार द्वारा किया जाता था। रेवेन्यू डिमांड जो है वो परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था कि आपको कितना रेवेन्यू किसी भी मान लेते हैं किसी भी ज़मींदार से लेना है तो वो एक तरह से परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स रीऑर्गेनाइज किया, सिविल कोर्ट को अलग, क्रिमिनल कोर्ट को अलग रीऑर्गेनाइज किया। इन्होंने इस्टेब्लिश किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल कोर्ट प्रोविंशियल लेवल पे, और सदर कोर्ट। तो इन्होंने जो है अलग अलग टाइप के, ताकि जो है प्रॉपर वे में जो है केसेस को डील किया जा सके। कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस हुआ। पुलिस रिफॉर्म्स इन्होंने इनके टेन्योर में लाया गया, जिसके तहत दरोगा सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दरोगा सिस्टम किनके टेन्योर में आया, तो वो थे उनका नाम किनका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में। मिलिट्री इवेंट्स की बात करें तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ वह इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और यह युद्ध इंड होती है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जो उस समय मैसूर की कैपिटल थी। तो इस ट्रीटी के साथ यह युद्ध खत्म होता है। तीसरा एंग्लो मैसूर वार जो कि 1792 में ट्रीटी होती है। इंडियंस को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से बाहर रखा गया था इनके टेन्योर में भी। जो आगे देखते हैं, अगले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनका नाम है सर जॉन शोर। 1793 से 1798 इनका पीरियड रहा। इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन्होंने अडॉप्ट किया, मतलब कि इंटरवेन नहीं करना है, इस तरह के पॉलिसी इन्होंने किया। इनके टाइम में एक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ खरदा, यह निज़ाम और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें कि मराठा जो है कि जीत हुई थी। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी। इनके द्वारा सब्सिडियरी अलायंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया, एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रॉपर वे में सब्सिडियरी अलायंस जो है फ्रेंच के डुप्ले द्वारा यह जो सब्सिडियरी अलायंस का कंसेप्ट है वो ईजाद किया गया था, मतलब शुरुआत की गई थी। पर ब्रिटिश अगर बात करें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा यह पहली बार
यूज किया गया था। सब्सिडियरी अलायंस होता क्या था कि इंडियन रूलर जो है वो ब्रिटिश ट्रूप्स को अपने टेरिटरी में एक्सेप्ट करेंगे, उसके मेंटेनेंस के लिए इंडियन रूलर जो है वो पे करेंगे। ये जो है ब्रिटिश के अप्रूवल के बिना किसी भी दूसरे यूरोपियन कंपनी या किसी के भी साथ जो है किसी तरह का अलायंस और युद्ध नहीं करेंगे जब तक कि ब्रिटिश का अप्रूवल नहीं हो। उसके बाद ब्रिटिश परमिशन के बिना ये किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। इंडियन रूलर जो सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करेंगे वो किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। एक इस सब्सिडियरी अलायंस का एक और था कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वह रूलर्स के कोर्ट में बैठेंगे और वहाँ के चीज़ों को वह मतलब क्या एक तरह से कि नज़र रखने के लिए ब्रिटिश रेसिडेंट को उनके कोर्ट में रखा जाता था। अब जो ऐसे स्टेट जो उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था उनका नाम है सबसे पहले हैदराबाद, जो 1798 ईस्वी में इन्होंने एक्सेप्ट किया था। दूसरे हैं मैसूर 1799 में, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है सब्सिडियरी अलायंस जो है मैसूर ने एक्सेप्ट किया था। फिर है तंजौर 1799 में, फिर है अवध 1801 में, पेशवा 1801 में, बिरार 1803 में, सिंधिया 1804, राजपूत स्टेट 1818 और होलकर जो है वो 1818 में। ये सब्सिडियरी अलायंस का एक क्रोनोलॉजी हमने बताया कि कौन कौन से इनके टेन्योर में जो हुए थे वो सिंधिया तक जो है इनके टेन्योर में सब्सिडियरी अलायंस, बाकी जो है आगे दूसरे गवर्नर जनरल के टाइम में उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। मेजर वार्स की बात करें तो इनके टेन्योर में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू की हार हुई थी और इस युद्ध के दौरान टीपू की सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इनके दौरान में एक और युद्ध हुआ था सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 में। इन्होंने कलकत्ता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने किया था। अब बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये दूसरी बार जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आए थे 1805 में, पर यह जो है ड्यूरिंग ऑफिस इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको यूपी के गाजीपुर में ही इनको यहाँ पे बरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इसके बाद बनते हैं सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 इनका टेन्योर रहा है। इनके टेन्योर में एक इम्पोर्टेंट जो म्यूटिनी हुई थी वेलोर म्यूटिनी हुई थी 1806 ईस्वी में। इसमें इंडियन सिपाही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गई थी और इसका कारण था ड्रेस कोड चेंज करना और नया हेड गियर जो है इस तरह के कुछ जो उनके पहनने के जो चीज़ें थे, क्लॉथेज हो गए चाहे रहन सहन हो गए, उसके वजह से जो है इंडियन सिपाही और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है मतभेद आ गया था और वेलोर म्यूटिनी 1806 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड मिंटो की बात करें, पहला 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक। इनके दौरान में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था 1809 ईस्वी में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुआ था किसके साथ हुआ था, तब महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुआ था, जिसमें सतलज रिवर जो है वो दोनों के बीच में पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बाउंड्री का काम करती थी। इस ट्रीटी के तहत यह मतलब कि पंजाब को सतलज के साउथ में अलाउ नहीं किया गया था कि सतलज के साउथ में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, सतलज के नॉर्थ में वो पंजाब है। उसके बाद रहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। एंग्लो नेपाल वार इनके टाइम में हुआ था 1814 से 16, यह इंड हुआ था ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ 1816 में साइन की गई थी। उसका तीसरा एंग्लो मराठा वार हुआ था 1817-18 में। यह इस युद्ध के बाद जो है मराठा का पॉलिटिकल पावर जो है वो ख़त्म हो गया था और पिंडारीज को जो है इसमें मतलब कि क्या किया गया था, एक तरह से सप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था इस युद्ध के बाद। इसके बाद बात करते हैं जॉन एडम। जॉन एडम या 1823 ईस्वी में बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है प्रेस के अगेंस्ट में इन्होंने अप्लाई किया था और इसलिए इन्होंने पास किया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 पास किया गया था जॉन एडम के टाइम में। जो अब इनका जो एक ही मेन जो अगर इनके टेन्योर की बात करें तो वही है कि प्रेस के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन्होंने लागू किया था और इसलिए इन्होंने पास किया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो है 1823। उसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक टेन्योर रहा। इनके दौरान में पहला
एंग्लो बर्मीज वार हुआ 1824 से 1826 ईस्वी तक, और यह ट्रीटी ऑफ यांडबू के साथ यह खत्म हुआ 1824 ईस्वी में यह ट्रीटी साइन हुआ। इस ट्रीटी का रिजल्ट यह हुआ कि असम और अराकन को एक्वायर कर लिया गया एक तरह से। उसके बाद है विलियम बटरवर्थ बेले, यह एक एक्टिंग गवर्नर जनरल था 1828 में। फिर अगले जो गवर्नर जनरल बने वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्योंकि इसके बाद आए थे लाया गया था चार्टर एक्ट, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो यह लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी हैं और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं। इनके दौरान में जो जो रिफॉर्म्स लाए गए उनकी बात करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया, और सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए जो इनका एफर्ट सबसे ज़्यादा नाम आता है उनका नाम है राजा राम मोहन राय। इन्होंने ठगी को सप्रेस किया, ठगी को पूरी तरह से ख़त्म किया, और इसके लिए इन्होंने विलियम स्लीमन को चुना था। विलियम स्लीमन के थ्रू जो है इन्होंने ठगी को ख़त्म किया। इन्होंने कई सारे स्टेप लिए फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेके, ह्यूमन सेक्रीफाइस को लेके इन्होंने काफ़ी स्टेप लिए। तो सोशल रिफॉर्म में इनका काफ़ी अच्छा जो है स्टेप इनके द्वारा लिया गया था। एजुकेशन रिफॉर्म की बात करें तो मैकाले मिनट जो एजुकेशन पे थी मतलब दिया गया था उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया था 1835 ईस्वी में, और इसके तहत जो है यह एक इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसमें कहा गया था कि इंग्लिश जो है वो हायर एजुकेशन का एक मीडियम रहेगा। जैसे कि होता है ना, इंग्लिश मीडियम में ही चीज़ों को हायर एजुकेशन में चीज़ें बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो यह इंग्लिश एक मीडियम को, इंग्लिश को एज ए मीडियम चुना गया मैकाले मिनट ऑफ एजुकेशन के तहत जो है। आगे बात करते हैं, जब यह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ तब इसको हम फेज़ 3 में हम करते हैं। अब इसमें टेन्योर है 1833 से 1858, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट आया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका जो है डिजिग्नेशन चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। तो बात करते हैं, पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनके बारे में इनके टेन्योर में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए उसको ऑलरेडी हमने ले लिया ऊपर में। दूसरा है चार्ल्स मेटकाफ, ये इनका टेन्योर रहा 1835 से 1836 में। इन्होंने जो प्रेस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया, और इन्होंने पास किया प्रेस एक्ट 1835। इसलिए इनको जो है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को। 1835 से 36 इनका टेन्योर रहा। तो ये रहा आपका चार्ल्स मेटकाफ 1835। अब हम नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं वो आपके गवर्नर जनरल का पार्ट 2 हम इसमें डिस्कस करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब इसमें हम मेटकाफ के बाद जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड ऑकलैंड, इनका बात आता है। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका अगर बात करें तो इनके टेन्योर में पहला अफगान वार हुआ, ठीक है। पहला अफगान वार जो है 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ, जिसमें ब्रिटिश जो है उनको मिलिट्री तौर पे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था अफगान वार के। फिर इनके दौरान ही इन्होंने पॉलिसी जो अडॉप्ट किया था वो था फॉरवर्ड पॉलिसी। अगला जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनका नाम है लॉर्ड एलन बोरो, 1842 से 1844 तक रहे। इनके दौरान पहला जो एंग्लो अफगान वार हो वो ख़त्म हुआ। इनके दौरान टेन्योर के दौरान एक युद्ध हुआ था जिसे बैटल ऑफ मियानी कहते हैं 1843 ईस्वी में। इस बैटल में इन्होंने सिंध प्रोविंस को इन्होंने एनेक्स कर लिया, जीत लिया था, और इसके लिए इन्होंने किसको चुना था तो चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 1843 ईस्वी में सिंध को इन्होंने क्या किया, एनेक्स कर लिया। ग्वालियर वार जो है 1843 ईस्वी में था। लॉर्ड हार्डिंग 1844, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848, फर्स्ट एंग्लो सिख वार इनके दौरान हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी में, और यह इंड हुआ ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ जो कि 1846 में साइन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में इन्होंने प्रमोट किया था मॉडर्न एजुकेशन को, और इन्होंने कई सारे उसके लिए स्कूल भी इस्टेब्लिश किए थे। अगला है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, काफ़ी फेमस है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए काफ़ी मतलब कि ये जाने जाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर किसी के पास कोई भी रूलर का बायोलॉजिकल अगर हायर बायोलॉजिकल ऑफ स्प्रिंग नहीं है
उत्तराधिकारी नहीं है तो वो टेरिटरी को और स्टेट को जो है ब्रिटिश एक्वायर कर लेगी। तो स्टेट जो एनेक्स किए गए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उनका आप क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा और टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जैतपुर 1849, संबलपुर 1849 में, बागत 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, फिर नागपुर 1854 में। और दूसरे एनेक्सेशन जो है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हुआ वो थे पंजाब, जो कि युद्ध के तहत उन्होंने एनेक्स किया, लोअर बर्मा ये भी युद्ध के तहत उन्होंने एनेक्स किया। उसके बाद अवध को इन्होंने एनेक्स किया ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट। इनको जो है मिस गवर्नमेंट का क्या हुआ ना कि जो इन्होंने नियुक्त किया था वहाँ पे ऑफिशियल हेनरी सिलीमैन, इन्होंने इंस्पेक्ट किया और यहाँ के जो बैड कंडीशन थे एडमिनिस्ट्रेशन के उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, मतलब कि इन्होंने लिखा। फिर इन्होंने क्या किया, डलहौजी ने जेम्स आउटरम को वहाँ पे भेजा नियुक्त करके और वहाँ पे रिव्यू के लिए रिपोर्ट के लिए उन्होंने भेजा। इन्होंने फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट किया तो उस रिपोर्ट के बेस पे जो है मिस गवर्नमेंट उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी मिस गवर्नमेंट है जिसके वजह से अवध को एनेक्स कर लिया था। अगर इनके दौरान में मेजर वार्स की बात करें तो सेकेंड एंग्लो सिख वार जो है 1848 से 1849 जो है इन्हीं के टाइम में होता है, जिसके बाद जो है पंजाब को एनेक्स कर लिया। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार भी 1852 में हुआ था जिसमें लोअर बर्मा को इन्होंने एनेक्स कर लिया था। अगर हम बात करें इनके दौरान में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट किए गए थे, तो इनके दौरान जो है पहला रेलवे लाइन इनके टेन्योर में ही बीच मतलब कि कंस्ट्रक्ट किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे बम्बे टू थाने 1853 ईस्वी में। देखिए रेलवे लाइन क्यों बनाए गए थे, यह मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, क्योंकि रिमोट एरिया में मतलब कि किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए हो गए, रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए हो गए, तो रेलवे लाइन जो है वो इस्टेब्लिश किए गए। बेटर वे में हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिस्टमेटिक वे में आपको जीएस का होगा या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए हम बेटर वे में इस पे प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो हम 73rd बीपीएससी की बात करें, 72nd बीपीएससी की बात करें, या फिर बिहार एस सीजीएल की भी बात करें, या सीजीएल की जहाँ पे अब आजकल जीएस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो गया जब से सेक्शनल उसमें बात आ गई है, सेक्शनल कटअप की, सेक्शनल टाइमिंग की, तो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पहला टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच इस्टेब्लिश किया गया। इनके द्वारा जो पोस्टल सिस्टम को डेवलप किया गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854 में इस्टेब्लिश किया गया। इनके दौरान पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर हम बात करें आगे तो ऊट्स डिस्पैच जो 1854 में था, इनके टेन्योर में ही पास किया गया था, जो कि एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स था। इनको जो है मॉडर्न इंडिया का मेकर कहा जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे इन्होंने काम किए थे जो कि मतलब कि इंडिया को और मतलब कि एक तरह से डेवलपमेंट की तरफ जो है आगे बढ़ा रहा था, इसलिए इनको मॉडर्न मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था। आगे बात करते हैं, इनके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं, 1856 से 1858 तक रहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है फिर से जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वायसराय बन जाते हैं। तो वो टेन्योर को हम आगे देखेंगे। तो 1856 से 58 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं। फिर 1858 से 1862 तक एज ए वायसराय ऑफ इंडिया, ये पहले वायसराय ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। क्या होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब होता है तो ये इन्हीं के टाइम में होता था। इस रिवोल्ट के बाद क्या होता है ना, गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल जो भी चीज डील करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका पावर को जो है वो डायरेक्ट शिफ्ट कर लिया था, क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया था, पावर को ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को ख़त्म कर दिया। वो जस्ट एक मतलब पॉलिटिकल बॉडी हो गई थी, डिसीजन मेकिंग जो है वो क्राउन अपने एंड पे मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एंड से डायरेक्ट लेती थी, मतलब एक तरह से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। इंपॉर्टेंट चेंज जो है इस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को। इसके लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएट किया गया था बॉडी, जिसको कि असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल भी था। गवर्नर जनरल जो है उनका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। अब यहाँ से हम वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, जिनका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1858 से लेकर 1947 जब भारत आज़ाद हुआ। तो पहले वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग, 1858 से 1862 पीरियड तक के पहले वायसराय हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडियन काउंसिल एक्ट, इनके टेन्योर में इंट्रोड्यूस हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम
इसी इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है इन्हीं के टेन्योर में स्टार्ट हुआ था। पोर्टफोलियो सिस्टम वही कि किसको किसका मंत्रालय जो है दिया, एक स्पेसिफिक बंदे को एक स्पेसिफिक मंत्रालय का कार्यभार दिया जाता है। इस तरह से इन्होंने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ये भी याद रखिएगा। इंडियन पिनल कोड 1860 में इनके टेन्योर में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, फिर पुलिस एक्ट 1861 इन्हीं के दौरान जो है पास किया गया था। इन्होंने 1857 के रिवोल्ट को भी सप्रेस किया था सक्सेसफुली। लॉर्ड इल्गिन फर्स्ट, ये जो है ड्यूरिंग ऑफिस जो है मतलब कि यह इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 से 1863 इनका पीरियड रहता है। फिर आते हैं जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी तक। ये जो है मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी जो है फॉलो करते हैं। इनके टेन्योर में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होता है 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। एक्ट जो है वो आपके किसके, अगर बात करें हाई कोर्ट एक्ट जो है इंडियन हाई कोर्ट, वो कैनिंग के टाइम में पास हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 1865 में, वो थे जॉन लॉरेंस के टाइम में हुआ था। उड़ीसा में फेमाइन आए थे 1866 में, जो कि जॉन लॉरेंस के टेन्योर में ही आए थे। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। काफ़ी इनसे भी कई बार अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ना, कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब कि बांटना, जैसे कि अपने जो सबॉर्डिनेट है उसमें भी पावर को थोड़ा थोड़ा डेलीगेट करना, ताकि वो अपने इन पे भी चीज़ों को हैंडल करते। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है 1870 में लॉर्ड मेयो के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स जो है इस्टेब्लिश किया था। मेयो कॉलेज अजमेर में इस्टेब्लिश किया गया था इनके टेन्योर में। एक कॉलेज काठियावाड़ में थे, राजकोट कॉलेज। ये दोनों कॉलेज जो है लॉर्ड मेयो द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। पहला सेंसस जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में ही हुआ था। उसके बाद इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का पॉलिसी इन्होंने फॉलो किया था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है इन्हीं के टेन्योर में पास किए गए थे। इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया था। ये पहले ऐसे वायसराय थे जिनकी जो है हत्या कर दी गई थी ड्यूरिंग ऑफिस। इनकी हत्या जो है शेर अली द्वारा की गई थी, पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहाँ आपका अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में 1872 में पहले वायसराय थे जिसको एसेसिनेट किया गया था। अगला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनके दौरान जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बिहार में फेमाइन आया था 1873-74 में, और उस फेमाइन में या रिलीफ के लिए इन्होंने बर्मा से राइस इंपोर्ट कराया था। कुका मूवमेंट इनके दौरान में होता, जिसको इन्होंने सप्रेस किया था, दबा दिया था। इसके बाद आता है लॉर्ड लीटन 1800, इनका टेन्योर जो 1876 से 1880 तक है। इनके दौरान जो है ग्रेट फेमाइन 1876-78 में आए थे। पर उसके बाद पहला जो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किए गए थे 1877 में, वो लॉर्ड लीटन के टाइम में हुआ था, जिसमें क्वीन विक्टोरिया आई थी, जिसको इम्प्रेस ऑफ इंडिया और कैसर हिंद का टाइटल प्रोवाइड दिया गया था। सेकेंड एंग्लो अफगान वार जो 1878 से 1880 के बीच में हुआ था, वो लॉर्ड लीटन के टाइम में हुआ था, 1878 से 1880 सेकेंड एंग्लो अफगान वार। पहला एंग्लो अफगान वार कब हुआ था? पहला अगर एंग्लो अफगान वार जिसमें कि काफ़ी लॉस हुआ था ब्रिटिश को, ठीक है, तो ज़रूर आप उसको देखिए कि जो कब हुआ था, क्योंकि आप इस तरीके से जैसे फर्स्ट एंग्लो सेकेंड एंग्लो अफगान वार पढ़े तो आपको ज़रूर होना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब हुआ। इस तरह से क्रोनोलॉजी आप अपने इन पे भी ज़रूर बनाते चलिए पढ़ने के दौरान जब भी आप पढ़ें। उसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के टाइम में ही पास किया गया था। इस एक्ट के तहत ये था कि इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, ताकि जो नेशनलिस्ट जो आइडिया था, जिससे कि हमारे जो भी इंडियंस थे, हमारे भारतीय लोगों के बीच में जो एक नेशनलिस्ट आइडिया है, नेशनलिस्ट भाव को जो एक क्या कहते हैं उसको, प्रेस के तहत या राइटिंग के तहत जो प्रमोट किया जाता था, उसको एक तरह से रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। इनके दौरान में आर्म्स एक्ट 1878 पास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई आप आर्म्स रखते हैं, मतलब कि हथियार रखते हैं, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी, ब्रिटिश जो कॉटन गुड्स था उस पर इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने रिड्यूस कर दिया।
अगला है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इन इंडिया कहते हैं। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में इन्होंने रिपील कर दिया, हटा दिया। इन्होंने इनके टाइम में फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था 1881 ईस्वी में। इन्होंने हंटर कमीशन एजुकेशन पे, देखिए हंटर कमीशन एक था, जालियांवाला बाग में के टाइम में भी आपको देखने को मिले हंटर कमीशन। एक हंटर कमीशन जो एजुकेशन के टाइम एजुकेशन पे है, जो कि रिपन के टाइम में होगा, जो कि एक हंटर कमीशन जो जालियांवाला बाग पे होगा वो आपका चेम्सफोर्ड के टाइम में होंगे। तो ये तो डिफरेंस भी आप ध्यान रखिएगा। इनके टाइम में इल्बर्ट बिल पास किया गया था 1883 में, और ये काफ़ी विवादित बिल था जिसको कि काफ़ी अपोज किया गया था। बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया। इस बिल का मेन था कि इंडियन जज जो है यूरोपियंस के हियरिंग को मतलब कि कर देंगे, मतलब ट्राई करेंगे उनको ऑफेंडर, जो भी यूरोपियन ऑफेंडर है उनको फैसला देने का काम जो है इंडियन जज के द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए जो है काफ़ी इस पर विरोध हुआ, इसके वजह से ये बिल वापस ले लिया गया। पहला रेगुलर और सिंक्रोनस सेंसस की बात करें तो 1881 में रेगुलर सेंसस 1881 में स्टार्ट हुआ था। अगर पहला सेंसस की बात करें तो 1872 में आपके मेयो के टाइम में हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टेन्योर में ही, इनका टेन्योर की बात करते हैं 1884 से 1888 है। इनके टेन्योर में जो है ईस्ट इंडिया का इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया गया थे 1885 ईस्वी में। इनके दौरान जो है थर्ड एंग्लो बर्मीज वार 1885 से 1886 ईस्वी में हुआ था, जिसके बाद जो है बर्मा को एनेक्स कर लिया था। पहला जो बर्मीज वार हुआ था तो एंडबू के साथ हुए थे, सेकंड डलहौजी के टाइम में हुए थे तो लोअर बर्मा को एनेक्स हुआ था, थर्ड में जो है पूरे बर्मा को एनेक्स कर लिया गया। उसका है लॉर्ड लैंसडोन 1888 से 1894 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इनके टेन्योर के दौरान जो है पास हुआ था। फैक्ट्री एक्ट 1891 में भी पास हुआ था इनके टाइम में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसमें कि मैरिज जो कंसेंट का एज जो है वो आपका 1891 में ये एक्ट है, ये पास किया गया था लैंसडोन के टाइम में। इनके दौरान डूरन लाइन एग्रीमेंट 1893 में साइन हुआ था। ये इसके लिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन होगा कि यह इंडियन यहाँ से जो है इंडियन टेरिटरी होगा, और एक लाइन जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के टेरिटरी को सेपरेट करने के लिए डूरन लाइन एग्रीमेंट 1893 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद लॉर्ड इल्गिन टू 1894 से 1899। सेवियर फेमाइन 1896-97, एक अकाल, बहुत भयानक अकाल आए थे 96-97 में। प्लेग जो है बम्बे में 1896 में प्लेग जो इंडेमिक था वो बॉम्बे में आया था 1896 में। ट्राइबल और रीजनल अपराइजिंग जो है इनके दौरान जो है होते रहते थे। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन, जिनके टेन्योर में सेकंड जो है दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था। अगर इनके टेन्योर की बात करें तो 1899 से 1905 ईस्वी है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1901 ईस्वी में। पुलिस कमीशन इन्होंने बनाया था 1902 में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास किया गया था। एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में पास किया गया था। अगर हम बात करें इंपीरियल लाइब्रेरी का 1902 में इस्टेब्लिश किया गया था। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में पास किया गया था। इनके टेन्योर में जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। इन्होंने बताया था ऑफिशियल रीजन था ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बना रहे कि बड़ा एरिया होता है तो उसको प्रॉपर वे में एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको डील करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने पार्टीशन किया। पर अगर नेशनलिस्ट व्यू की बात करें तो ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो है ये किया गया था, ताकि एक तरह से मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी, मतलब कि एक होता है ना बीज बो देना, ताकि लोग जो है आपस में बढ़ जाए और कमज़ोर हो जाए और जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था उसको दबाया जा सके। इन्होंने एग्रीकल्चर और इरिगेशन में भी काफ़ी रिफॉर्म्स किया। इन्होंने एजुकेशन के लिए इन्होंने एक रैली कमीशन अपॉइंट किया था। तिब्बत एक्सपेडिशन इन्होंने किया था 1903-04 में, और इनके टेन्योर में होता और किया किसके द्वारा गया था तो फ्रांसिस यंग्स हस्बैंड द्वारा यह तिब्बत एक्सपेडिशन किया गया था 1903-04 में। इसके बाद है लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक में। ये काफ़ी जो है इनके टाइम में एक एक्ट पास हुआ था 1909 का एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। ये काफ़ी विवादित एक्ट था क्योंकि इस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, और यहीं से जो है पार्टीशन का बीज जो है वो बो दिया गया था ब्रिटिशर द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश किया गया था। इनके टेन्योर में सूरत में जो है सूरत में सेशन हुआ था 1907,
जिसमें कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में बट गए थे। आगे क्या है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 से 1916 तक, इनके दौरान जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया गया था। मतलब कि एक तरह से जो 1905 में कर्जन के टाइम में पास किया गया था, उसको अनाउंस किया गया था, उसको ख़त्म कर दिया जाता है 1911 में। इनके टेन्योर में ही 1911 में कैपिटल शिफ्ट किया जाता है कलकत्ता से दिल्ली। तीसरा दिल्ली दरबार जो है 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, तो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। बिहार जो है 1900 बंगाल से सेपरेट हुआ था, इन्हीं के टाइम में अनाउंसमेंट हुई थी 1911 में। फॉर्मल जो अगर बात करें अनाउंसमेंट की ऑर्डर पे, फॉर्मल ऑर्डर जो है वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1912 है। बॉम्बे अटैक इन पे किया गया था 1912 में, और किनके द्वारा किया गया था, तो बसंत कुमार विश्वास और रास बिहारी बोस के द्वारा। इनके टेन्योर में जो है पहला वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था जो 1914 से 1918 तक चला था। अगर बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921 इनका टेन्योर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मोंटेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टेन्योर में ही पास किया गया था। इनके जो टेन्योर है, इस दौरान जो है प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 सब्जेक्ट में बांटा गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है। उसका रॉलेट एक्ट 1919 इनके टेन्योर में पास हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर जो घटना थी 1919 की, वो भी इनके टाइम में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और थर्ड एंग्लो अफगान वार जो 1919 में हुआ था, वो इनके टाइम में हुआ था। तो इस तरह से इनमें आप याद रखिएगा कि इनके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई। फिर अगले हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 तक। इनके टाइम में जो है आपका चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, जिसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी द्वारा क्या कर दिया जाता है, वापस कर लिया जाता है, जिससे कि काफ़ी जो है इंडियंस लीडर थे वो नाराज़ हो जाते हैं गांधी जी के इस इंसिडेंट से। और इसी के बाद जो है स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है इनके टाइम में 1923 में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। काकोरी ट्रेन जो एक्शन होता है वो 1925 में वो रीडिंग के टाइम में ही होता है। आगे है लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931। साइमन कमीशन इनके टेन्योर में आते हैं इंडिया, ताकि वो रिपोर्ट को जो है मतलब कि यहाँ से जो भी चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या मतलब कि इंडियंस को रिस्पेक्ट में उस पर रिपोर्ट बनाया था कि वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में कैसे हुआ, उस पर क्या सुधार किया जा सकता है, किस तरह से आगे चीज़ों कर सकते हैं, उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए साइमन कमीशन आए थे 1927 में। इसमें कोई भी इंडियंस शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया गया था और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में इनके टाइम में जारी किया गया था। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 में, जिसकी प्रेसिडेंटशिप जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस दौरान पहली बार जो है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 इनके टाइम में स्टार्ट हुआ था। डांडी मार्च, जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 ईस्वी में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 इनके टाइम में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ था इनके टेन्योर में। इरविन डिक्लेरेशन 1929 जो है, जिसके तहत बताया गया था कि डोमिनियन स्टेटस के बारे में डिस्कस किया गया था। अगला है लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। कम्युनल अवार्ड 1932 में। फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1932 ईस्वी में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में ही पास किए गए थे। अगर हम बात करें आगे तो लॉर्ड लिलिंथगो, जिनका टेन्योर है 1936 से 1943, लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय है। वायसराय की बात कर रहे हैं तो उस वायसराय में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग है लॉर्ड लिलिंथगो। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब पास हुआ था, तो उसके बाद जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो 1937 में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम में ही हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हुआ था इनके टाइम में। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना कंसेंट, इंडियंस के कंसेंट के ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इंडियंस भी जो है वर्ल्ड वार 2 में शामिल है।
अगस्त पर 1940 में इनके टाइम में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में इन्हीं के टाइम में आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जो स्टार्ट हुआ था वो लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम में हुआ था। बंगाल फमाइन 1943 में वो लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम में होता है। फिर आते हैं लॉर्ड बेबल 1943 से 1947 तक, इनके टाइम में बेबल प्लान आता है 1945। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस ये भी 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आते हैं। इनके टाइम में इंटरिम गवर्नमेंट 1946 जो है का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं के टाइम में रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 होता है, जिसके बाद जो है ब्रिटिश को लग जाता है कि अब यहाँ से इंडिया को एक तरह, क्योंकि अब मिलिट्री भी एक तरह से विद्रोह कर रही थी, इंडियंस तो सिविलियन तो कर ही रहे थे, मिलिट्री भी कर रहे थे, तो ब्रिटिशर जो है इसके बाद डिसीजन लिए कि हम इंडिया को अब आज़ाद कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इसका डायरेक्ट एक्शन डे हुआ 16 अगस्त 1946 में। फिर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका टेन्योर फरवरी 1947 से अगस्त 1947 रहता है। ये लास्ट वायसराय होते हैं जिन्होंने अनाउंस किया था माउंटबेटन प्लान, जिसको कि 3 जून प्लान कहा जाता है। इस प्लान के तहत ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन को एक्सेप्ट किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया गया, जिसके तहत 2 डोमिनियन जो है वो बनाए गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इंडिया की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पहला गवर्नर जनरल अगर बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया का तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे 1747 से 1748 तक। तो ये रहे आपके टोटल जितने भी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय, इन सारे को हमने क्रोनोलॉजी वे में शुरू से अंत तक आज़ादी जो भारत की आज़ादी है तब तक में जितने भी थे सबको हमने डिस्कस किया, और उनके टेन्योर के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, उनको भी हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले कोई भी अगर वीडियो इस चैनल पे अगर एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।